प्लासी का युद्ध। 1756 में अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। कंपनी सिराजुद्दौला की ताकत से काफी भयभीत थी और सिराजुद्दौला की जगह एक कठपुतली नवाब चाहती थी जो उनके इशारों पर काम करे। इसीलिए कंपनी ने यह प्रयास किया कि सिराजुद्दौला के प्रतिद्वंदियों में से ही किसी को नवाब बना दिया जाए। सिराजुद्दौला ने नवाब बनते ही यह हुक्म दिया कि कंपनी उनके राज्य के राजनीतिक मामलों में टांग अड़ाना बंद कर दे, किलेबंदी रोके और बाकायदा राजस्व चुकाए। दोनों के बीच तनाव इतना बढ़ा कि सिराजुद्दौला ने अपने 30,000 सिपाहियों के साथ कासिम बाजार में स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर हमला बोल दिया, कंपनी के गोदामों पर ताला डाल दिया और अंग्रेजों के हथियार छीन लिए। इसके साथ साथ अंग्रेजी जहाजों को भी घेरे में ले लिया। इसके बाद नवाब कंपनी के कोलकाता किले को जीतने के लिए चल पड़े। अब जैसे ही कलकत्ता के हाथ से निकल जाने की खबर मद्रास में तैनात कंपनी के अफसरों ने सुनी, उन्होंने भी रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सेनाओं को रवाना कर दिया और अंत में 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी की सेना का नेतृत्व किया। इस युद्ध में सिराजुद्दौला की हार हुई, लेकिन इस हार का बड़ा कारण सेनापतियों में से एक सेनापति मीर जाफर था। मीर जाफर की सैनिक टुकड़ी ने इस युद्ध में हिस्सा नहीं लिया क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव ने उसे अपने साथ मिला लिया था और उसे लालच दिया था कि वह सिराजुद्दौला को हटाकर मीर जाफर को नवाब बना देंगे। क्या आप जानते हैं कि प्लासी का नाम किस तरह पड़ा? दरअसल इस जगह का असली नाम पलाशी था, जिसे अंग्रेजों ने बिगाड़कर प्लासी कर दिया। दरअसल यहाँ पर पाए जाने वाले सुंदर पलाश के फूलों के कारण ही इसे पलाशी कहा जाता था। इन सुंदर लाल फूलों से गुलाल बनाया जाता है, जिसका होली पर इस्तेमाल होता है। क्या आप जानते हैं कि पलाश के और भी बहुत से गुण होते हैं? प्लासी का युद्ध बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि भारत में यह कंपनी की एक बड़ी जीत थी। इस युद्ध के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया और मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया गया। लेकिन जल्द ही कंपनी को एहसास हो गया कि किसी और को राजा बनाकर बंगाल पर नियंत्रण करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि कठपुतली बने नवाब भी हमेशा इशारों पर नहीं चलते थे। यह एहसास उन्हें इसलिए हुआ क्योंकि मीर जाफर ने भी कंपनी का विरोध करना शुरू कर दिया था। अब कंपनी ने मीर कासिम को राजा बना दिया, परंतु बाद में मीर कासिम से भी परेशान रहने लगे और एक बार फिर से युद्ध की स्थिति उत्पन्न हुई। यह युद्ध 1764 में हुआ, जिसे बक्सर का युद्ध कहते हैं। बक्सर के युद्ध में मीर कासिम हार गया और उसे बंगाल से बाहर कर दिया गया। बक्सर की लड़ाई के बाद मीर जाफर को फिर से नवाब बनाया गया। अब नवाब को हर महीने 5 लाख रुपए कंपनी को चुकाने थे, जिसे कंपनी अपने सैनिक खर्चों, व्यापारिक जरूरतों और अन्य खर्चों के लिए इस्तेमाल करती थी। 1765 अर्थात बक्सर की लड़ाई के लगभग 1 साल बाद मीर जाफर की मृत्यु हो गई। अब कंपनी को लगा कि उन्हें खुद ही नवाब बनकर बंगाल प्रांत में व्यापार बढ़ाना होगा। आखिरकार 1765 में मुगल सम्राट ने
कंपनी को ही बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त कर दिया। दीवानी मिलने के बाद कंपनी को कई फायदे थे। कंपनी के पास अब सत्ता की ताकत थी। हर कर्मचारी नवाबों की तरह जीने के ख्वाब देखने लगा था। यहाँ तक कि कंपनी के अफसरों ने निजी तोहफे के तौर पर जमीन और पैसा से खूब संपत्ति बनाई। खुद रॉबर्ट क्लाइव ने भारत में बेहिसाब दौलत जमा की थी। वह 1743 में इंग्लैंड से मद्रास आए थे और 1767 में जब वह 2 बार गवर्नर बनने के बाद इंग्लैंड लौटे तो उनके पास लगभग 4,01,102 पौंड के बराबर की रकम थी। पौंड इंग्लैंड की मुद्रा को कहा जाता है। सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि रॉबर्ट क्लाइव को कंपनी के भीतर फैले भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए ही गवर्नर ने भेजा था, लेकिन 1772 में ब्रिटिश संसद ने उन्हें खुद भ्रष्टाचार के आरोप पर अपनी सफाई देने को कहा था, क्योंकि सरकार को इतनी दौलत देखकर यह शक हो गया था कि वह कंपनी को फायदा देने के बजाय अपनी दौलत बटोरने में लग गए हैं। आपके विचार से क्या यह सही था? इसके अलावा कंपनी के सभी अफसरों की इच्छा भी यही रहती थी कि भारत में ठीक-ठाक से दौलत कमाएं और अपने देश ब्रिटेन जाकर आराम की जिंदगी बसर करें। इस तरह 1765 में कंपनी को दीवानी मिलने के बाद कंपनी की यही सोच रही कि वह किसी न किसी तरह से अपने राज्य का फैलाव करे। वैसे इसकी शुरुआत उन्होंने 1764 की बक्सर की लड़ाई के बाद ही कर दी थी, जब उन्होंने भारतीय रियासतों में रेजिडेंट तैनात कर दिए थे। रेजिडेंट कंपनी के राजनीतिक और व्यावसायिक प्रतिनिधि होते थे और उनका काम होता था कंपनी के हितों की रक्षा करना और उन्हें आगे बढ़ाना। यह रेजिडेंट कंपनी को राज्यों की सारी खबर देते थे और धीरे धीरे कंपनी के अधिकारी भारतीय राज्यों के अंदरूनी मामलों में भी दखल देने लगे थे, जैसे कि अगला राजा कौन होगा, किसे पद पर बिठाया जाएगा इत्यादि। अब क्योंकि कंपनी किसी न किसी तरह से अपने राज्य का विस्तार करना चाहती थी, तो कंपनी ने रियासतों पर सहायक संधि थोप थी। सहायक संधि क्या थी? इस संधि के अनुसार जो भी रियासत या राजा इस संधि को स्वीकार करता था, उसे अपने राज्य में अपनी स्वतंत्र सेना रखने का अधिकार नहीं था। उसे सहायक सेना रखनी होती थी जो उसके राज्य की सुरक्षा करती थी, और इस सहायक अंग्रेजी सेना के रखरखाव का सारा खर्चा राजा को चुकाना होता था। यदि राजा उस रकम को चुकाने में चूक जाता था, तो जुर्माने के तौर पर वह इलाका कंपनी अपने कब्जे में ले लेती थी। सहायक संधि को भारत में रिचर्ड वेलेस्ली ने थोपा था। सहायक संधि के अंतर्गत अवध के नवाब से 1801 में उसका आधा इलाका ले लिया गया था, क्योंकि नवाब सहायक सेना के लिए पैसा अदा करने में चूक गए थे। इस तरह से हैदराबाद के भी कई इलाके सहायक संधि के आधार पर छीन लिए गए थे।